नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों के हिंसक बवाल के बाद अब अंतरिम सरकार की कमान संभाल रही प्रधानमंत्री सुशीला कार्की एक्शन में हैं। सुशीला कार्की कैबिनेट ने अपना पहला बड़ा फैसला लेते हुए 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया है। कैबिनेट के फैसले के तहत इस दिन पूरे देश में आधा झंडा झुकाया जाएगा। यही नहीं, विदेशों में स्थित सभी नेपाली दूतावासों में भी राष्ट्रीय शोक के प्रतीक स्वरूप झंडा आधा झुका रहेगा। प्रधानमंत्री कार्की की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ कि हिंसा में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी तौर पर शहीद घोषित किया जाएगा। सबसे पहले ऐलान हुआ था कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सुशीला कार्की जी और मेहरबान होती हैं और अब ये राशि बढ़ाकर 15 लाख नेपाली रुपए कर दी गई है। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालते ही सुशीला कार्की ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ता उनके हाथ में ऐसे वक्त में आई और वे इसे लेकर खुश होने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी मानकर इसे सबके सहयोग से पूरा करेंगे, जो कि पूरी तरह सच भी है। पूरी दुनिया ने देखा कि जब युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता है तो तख्ता पलट तो हो जाता है, मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ता है और देश में आर्थिक नुकसान बड़े स्तर पर होता है। सुशीला कार्की ने देश में 27 घंटे तक चले हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का काफी नुकसान हुआ है और ऐसी लूटपाट नेपाल में पहली बार इतिहास में देखने को मिली। नेपाल में आंदोलन और हिंसा की आग बुझी नहीं कि सुशीला कार्की ने न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में नेपाल की सत्ता संभाली है, बल्कि वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी हैं। सुशीला कार्की ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रविवार को कहा था कि इस आंदोलन में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी तौर पर शहीद घोषित किया जाएगा। उनकी सरकार मारे गए युवाओं के परिजनों को आर्थिक मदद देगी और घायलों को भी सहायता दी जाएगी। कार्की ने कहा, मुझे उन परिवारों का बेहद दुख है और गहराई से दुख महसूस होता है जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। इन शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए नेपाली रुपए की सहायता दी जाएगी। बाद में राशि बढ़ती है, 15 लाख तक पहुंचती है। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालयों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान का विस्तृत विवरण देने वाली रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन में 72 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। सेंसरशिप और भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के तौर पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन बाद में जाकर हिंसक हुआ, जिसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा भी देना पड़ा था। प्रदर्शन में 72 लोगों की मौत होती है, 59 प्रदर्शनकारी रहते हैं, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। अब तक देश भर में 283 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और हाल ही में नेपाल के गृह और कानूनी मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने कहा कि मुआवजा वित्त मंत्रालय के माध्यम से बांटा जाएगा, जिसका समन्वय गृह मंत्रालय और संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता के अलावा सरकार सभी घायलों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के शवों के लिए उनके गृहनगर तक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें दूरदराज के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शामिल हैं। आर्यल ने कहा कि सरकार अंतिम संस्कार समारोह में भी मदद करेगी। जब किसी देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो आगजनी, लूटपाट और पत्थर चलते हैं और उसका असर वहां के टूरिज्म पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और किसी भी देश का टूरिज्म वहां की आर्थिक समृद्धि की रीढ़ होता है। जब उस पर असर पड़ता है तो देश की छवि तो खराब होती है, साथ ही आर्थिक प्रगति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल है नेपाल का। नेपाल के पर्यटन प्राधिकरण, होटल मालिकों और ट्रैक आयोजकों ने कहा कि आंदोलन का टूरिज्म सेक्टर पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस समय पर्यटकों की संख्या में 30% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से बुकिंग तक रद्द हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक आमतौर पर राजधानी काठमांडू से ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जलती हुई संसद, हिल्टन होटल की तस्वीरों के बाद कई देशों ने नेपाल की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई। इससे टूरिस्टों के आगमन में कमी आई। देश में सालाना 12 लाख पर्यटक आते हैं और ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है। सितंबर से दिसंबर तक का समय पर्यटन का चरम मौसम माना जाता है, लेकिन जो बवाल मचे हैं उसके बाद कई देशों ने अपने नागरिकों से कहा कि आप अगर किसी देश की यात्रा कर रहे हैं तो फिर सावधानी बरतें और नेपाल में यात्रा ना करें। अब भाई किसी देश में बवाल कटे, आगजनी हो, पत्थरबाजी हो तो कौन देश चाहेगा कि उसके नागरिक जाकर नेपाल की यात्रा करें। तो यही हाल है, टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नेपाल में लोग जाने से बच रहे हैं, लेकिन अब
सुशीला कार्की की सरकार बनी है, अंतरिम सरकार है, लेकिन देखने वाली बात होगी सुशीला कार्की क्या कुछ बड़ा करती हैं, किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं, आर्थिक समृद्धि को किस तरह बढ़ावा देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।